हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी फर्स्ट यूनिट इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी 5 यूनिट्स होती है। उसकी फर्स्ट यूनिट हम इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर आता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 14 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, और हर एक यूनिट में से आपको 14 मार्क्स का अपने एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाता है। सो हर एक यूनिट हमारे लिए सेम इंपॉर्टेंस रखती है। तो जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, उसका ये ओवरव्यू है फ्लो डायग्राम्स के थ्रू। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम इस लेक्चर के थ्रू वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग आपका क्या होता है, सर्विसेज और डिफरेंस, कुछ डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ अ सब्जेक्ट वी शुड नो द फ्लोइंग थ्री वर्ड्स, व्हाट, व्हाई एंड वेयर। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ फंडामेंटल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट मैनेज अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। इट एक्ट्स हैज अ ब्रिज बिटवीन द users and the computer hardware, provide a common interface and service for the applications। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज अ इंटरफेस वर्क करता है बिटवीन द यूजर, प्रोग्रामर एंड द हार्डवेयर रिसोर्सेज के बीच। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम का एक कलेक्शन है जो मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को। ठीक है, जैसे कि आपका यूजर हो गया, यूजर को आपको इंटरेक्ट कराना है कंप्यूटर के साथ, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इजिली कंप्यूटर से क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। वन क्लिक में अपने फोल्डर बना सकते हो एंड फाइल शेयर कर सकते हो या फाइल को सेव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं व्हाई टू स्टडी द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, आखिर क्यों हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। स्टडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ foundational understanding of how computer works at the core, enhance job prospects and career advancement, and offering a deeper applications for the complexity of the modern computing। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या बताता है कि कैसे आपका वो हेल्प करता है आपको कि कैसे आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, कैसे आप क्या कर सकते हो, डीपली एप्लीकेशंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। अब हम बात करते हैं वेयर एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी एप्लीकेशंस क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द फंडामेंटल सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। इनेबल्स यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स एंड रन एप्लीकेशंस, serving has the foundations of the various applications। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ fundamental software programs that manage a computer hardware and software resources. It has as a bridge between the users and the computer hardware, providing a common interface and service for the application। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, वो मैनेज करता है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मैनेज करता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, और काम करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर्स, प्रोग्राम एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस फॉर बेटर सर्विसेज, फॉर सर्विस के लिए और सर्विस फॉर एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो क्या करता है, जो इजीली यूजर को कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कराने का काम करता है। ठीक है,
The purpose of the operating system is to act and immediate between the users and the computer hardware की इमिडिएटली वर्क हो जाए किसका, जैसे कि यूजर ने जो इंस्ट्रक्शन दी है, अगर यूजर को कुछ कैलकुलेट करना है या फिर कुछ फाइल्स को सेव करना है, तो उसको एक लेंथी प्रोग्राम ना लिख के वो क्या कर सके, बहुत कम टाइम में अपने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। कंप्यूटर हार्डवेयर मैनेज द रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर इंटरेक्शंस। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज करता है और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यूजर और हार्डवेयर के बीच आपका काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका यूजर के बाद आपकी जो नेक्स्ट लेयर है वो है आपकी एप्लीकेशन के बाद आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका आता है हार्डवेयर। तो जो आपका यूजर प्रोग्राम्स है वो क्या करेंगे, जो एप्लीकेशंस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर से क्या करते हैं, इजिली इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैज अ इंटरफेस काम करता है बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर में आप क्या आ जाते हैं, जैसे आपका सीपीयू हो गया, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको बोल देते हैं हम लोग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके हो गए और एक आपकी रैम हो गई जो आपकी मेन मेमोरी होती है। तो ऐसे वर्क करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेमोरी को भी मैनेज करके आपको चलता है। सेकंड हमारा होता है सिक्योरिटी, ये आपकी सिक्योरिटी को इनहेंस करता है। थर्ड आपका आ जाता है जॉब अकाउंटिंग आपका हो गया। थर्ड आपका आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को पूरा मैनेज करेगा। थर्ड आपका होता है डिवाइस को मैनेज करके चलता है ये। एंड सिक्स आपका आ जाता है फाइल मैनेजमेंट को आपका मैनेज करेगा, कोऑर्डिनेशंस बना के चलता है, कंट्रोलिंग करता है हेल्थ को, नेटवर्किंग एंड कंट्रोल्स। तो ये आपके कुछ फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट आपका हो गया मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड आपका आ जाता है सिक्योरिटी, थर्ड आपका होता है जॉब अकाउंटिंग, फोर्थ आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेशंस, एट आपका आ जाता है मॉनिटरिंग हेल्थ एंड नाइन्थ आपका आ जाता है नेटवर्किंग और टेंथ लास्ट आपका होता है कंट्रोल। इंटरफेस भी इसका एक फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सारे के सारे जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करेंगे। फर्स्ट आपका है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड आपका आ जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ आपका है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वन बाय वन हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता क्या है और कैसे ये आपका वर्क करता है। In a batch operating system, user prepare task has a job on offline devices like punch cards, which are submitted to a computer operators. Second आपका है similar job punch cards are grouped and processed as a batch to improve the efficiency. थर्ड आपका आ जाता है jobs include programs input data and control the instructions programs. फोर्थ पॉइंट आपका है create jobs and hard them to operate as a punch card. ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच से ही नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स का बैच हम इसको बोल सकते हैं। जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स का एक बैच हम बना रहे हैं और जॉब्स हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो जॉब्स हम क्या है, जो जॉब सिमिलर काइंड ऑफ जॉब का हमने बैच बनाया है वो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो हम यहाँ पर अब यहाँ पर कहानी क्या है कि जब ये सिस्टम यूज करते हैं
ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा सिमिलर काइंड ऑफ जॉब हो गया। सिमिलर काइंड ऑफ जॉब का एक बैच हो जाता है जिसको जिन जॉब्स को हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन अब कहानी यहाँ पे क्या आ जाती है कि जब ये सिस्टम यूज करते थे 19 के टाइम की अगर हम बात करें, तब वहां पर क्या था कि जो भी लेट्स से कि अगर किसी को कोई भी आपकी जॉब्स एग्जीक्यूट करानी होती थी, करानी है 19 के टाइम पे, जब भी उनको कोई क्या होता था अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना होता था, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हर कोई बंदा कंप्यूटर का यूज करे। मेजर जो कंपनी होती थी वही कंप्यूटर्स का यूज करती थी। अब वो लोग करते क्या थे कि पैच कार्ड का यूज करते थे अपने डेटा को ऑफलाइन लोड करने के लिए। वो क्या करेंगे, एक पैच कार्ड होता था, पैच कार्ड पे वो अपने डेटा को ऑनलाइन लोड करते थे, फिर वो ऑपरेटर्स को ऑपरेटर्स को उस पैच कार्ड को देते थे, और वो क्या करता था ऑपरेटर, वो उन बैचेस को कन्वर्ट कर देता था नंबर ऑफ बैचेस। ठीक है, जैसे कि आपका बैच 1, बैच 2, बैच 3। तो वो क्या करेगा, तो वो बैच 1 को पहले क्या करता था सीपीयू। ठीक है, बैच 1 को हम क्या करते हैं यहाँ पे, बैच 1 को आप क्या करते हो यहाँ पे सीपीयू को पहले एग्जीक्यूट कराने के लिए देते हो, और जब सीपीयू क्या करता है इसमें, जब तक आपका पूरा फर्स्ट बैच एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक वो सेकंड बैच को प्रोसेस नहीं करेगा, एक्सेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू आइडल होता है आपका। आइडल मतलब सीपीयू क्या रहने वाला है, सीपीयू यहाँ पे फ्री रहता है, यानी कि जब तक वो फर्स्ट वाले बैच को पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लेता वो सेकंड वाले बैचेस पे मूव नहीं करेगा। अगर फर्स्ट बैच ने क्या किया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी कि कुछ रीड एंड राइट करने की इंस्ट्रक्शंस दे दी है सीपीयू को, तो सीपीयू क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को उसको सेंड कर देगा, लेकिन वो क्या रहेगा, तब तक फ्री रहेगा, वो नेक्स्ट बैच पे मूव नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या होता था, जो भी रिजल्ट आता था वो उनको खुद लेने जाते थे, और वो उनको ऑफलाइन ही क्या होता था, मिलता था। तो उस टाइम पे क्या था, जो सीपीयू जो टाइम था, ठीक है, वो टाइम क्या हो रहा था वहां पे, ज्यादा कंज्यूम होता, ज्यादा उस जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपका ज्यादा टाइम लग रहा था। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रिपेयर टास्क एज अ जॉब ऑन ऑफलाइन डिवाइसेस लाइक पंच कार्ड से वो क्या करते थे, उस पर अपना डेटा को लोड करते थे, विच आर सबमिटेड टू द कंप्यूटर ऑपरेटर को वो क्या करते थे, सबमिट करके आते थे। और सिमिलर जो पंच कार्ड्स आर ग्रुप एंड प्रोसेड हैज अ बेंच टू इम्प्रूव द इफिशियंसी। तो वो क्या करता था, ऑपरेटर्स अलग अलग बैचेस को अलग अलग डिवाइड कर देता था, और फिर आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जॉब्स इंक्लूडिंग जैसे कि आपका इनपुट डेटा क्या हो गया, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स। ठीक है, ऐसे आपका काम करता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन इन्वायरमेंट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स मोस्टली external to the computer system must be accepted and proceed in a short time or within certain deadlines। इसमें क्या होता है, अगर हम सिंपली बात करें तो जो रियल टाइम है इसमें क्या होता है कि टाइम आपका फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, कि सच एप्लीकेशन आर इंडस्ट्रियल कंट्रोल, टेलीफोनिंग, स्विचिंग इक्विपमेंट, फ्लाइटिंग कंट्रोल एंड रियल टाइम। तो जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका दो तरीका होता है, एक आपका होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड आपका हो जाता है कि हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि एक डेडलाइन बना दी जाती है टाइम की। ठीक है, एक रियल टाइम दे दिया जाता है। तो ये आपका दो तरीके होगा, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड आपका हो जाता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि आप डिले नहीं कर सकते हो, आप टाइम के अकॉर्डिंग ही चलोगे। जैसे आप क्या करते हो, लाइव क्लास लेते हो, तो लाइव क्लास में क्या होगा, अगर आपने टाइम पे अपनी क्लास ज्वाइन नहीं करी है, टाइम पे जो आप क्लास ले रहे हो उसमें आप जो पढ़ रहे हो वो नहीं लिखा, वो दोबारा से आपका रिपीट नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, आपका वहां पे आपका चलता है
हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि क्या है, आप डिले नहीं हो सकते। सेकंड आपका आ जाता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट में भी क्या होता है कि आप डिले तो नहीं हो सकते, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए डिले हो सकते हैं, जैसे 5-10 मिनट के लिए आप लोग डिले कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एप्लीकेशंस, आरटीओएस, ठीक है। और फिर आपका क्या हो गया, कस्टम हार्डवेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज टाइप्स ऑफ operating system is a recent advancement in the world of computer technology and are being widely accepted all over the world, and that too at a great pace. सेकेंड आपका आ जाता है वेरियस ऑटोनोमियस इंटरेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेशंस विद ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंडिपेंडेंट सिस्टम्स प्रोसेस their own memory until and CPU. Third आपका है these are referred to as loosely coupled systems of distributing the system. These system process differ in size and functions. इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो आपके सिस्टम होते हैं उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इक्वली आपके क्या कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जैसे अगर हम क्या करें, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें, अगर उसमें आपके 4 डिवाइसेस कनेक्ट है कम्युनिकेशन नेटवर्क में, क्या करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक, किसी भी टाइप ऑफ नेटवर्क से। तो उन सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, उन्हीं के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे कि आपका सीपीयू होगा, मेमोरी हो गई, डिस्क हो गया, ठीक है। तो हर एक जो आपका डिवाइस है, जो भी आपका सिस्टम है, उसको क्या होगा, इंडिविजुअली उसके पास क्या होगा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फोर्थ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी टाइप्स में, जो आपका आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। इसमें क्या होता है, हर एक टास्क को टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि सारे के सारे टास्क क्या हो, स्मूथली आपके वर्क कर पाए। सेकेंड आपका आ जाता है ईच यूजर्स गेट द सिस्टम ऑफ द सीपीयू हैज दे यूज अ सिंगल सिस्टम। वो क्या होगा, हर एक यूजर्स क्या होगा, उसको टाइम दिया जाएगा और सीपीयू को, और वो क्या करेगा, सिंगल सिस्टम हैज यूज सिंगल सिस्टम, जो क्या करेगा, सिंगल सिस्टम को यूज करेगा। थर्ड आपका आ जाता है दीज सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज अ मल्टीटास्किंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम को हम लोग मल्टीटास्किंग सिस्टम भी बोलते हैं। दिस टास्क कैन बी फ्रॉम अ सिंगल यूजर और डिफरेंट यूजर आल्सो। और ये टास्क आप क्या होता है, सिंगल यूजर्स के लिए भी होता है और डिफरेंट यूजर्स के लिए भी होता है। हम बात कर रहे हैं हमारी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि आपका क्या हो गया, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम बात करें, तो ये एक प्रीएम्प्टिव क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रीएम्प्टिव इट मींस इसमें क्या होगा कि जो टाइम है ना, टाइम को शेयर कर दिया जाएगा, यानी कि रिस्पॉन्स टाइम इसमें क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। आप सेम टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल यूजर्स को क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स दे सकते हो, किसके थ्रू, शेयर टाइम शेयरिंग के थ्रू। इसमें क्या होगा, अगर हम एग्जांपल की बात करें कि अगर हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट में से मैंने हर एक जो स्टूडेंट है उसको 5-5 क्वेश्चन दिए है, तो 5-5 क्वेश्चन में से अगर मैं एज अ सीपीयू का वर्क करती हूँ, तो वो क्या होगा कि मैंने सबको क्या बोल दिया है कि 5 क्वेश्चन सबको सोल्व करने हैं, तो मैं पहले फर्स्ट वाले स्टूडेंट के पास जाऊंगी, फर्स्ट वाले स्टूडेंट के पास जाके मैंने उसको बोल दिया कि 2 क्वेश्चन मैं आपके सोल्व कराऊंगी, 2 क्वेश्चन आपके सोल्व कराने के बाद मैं नेक्स्ट वाले स्टूडेंट पे मूव करूंगी, नेक्स्ट वाले के मैं 2 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी, फिर मैं थर्ड वाले पे मूव करूंगी। तो मैं ये पूरा प्रोसेस रिपीट करती रहूंगी। तो इसमें क्या होगा कि मैंने टाइम को शेयर कर दिया कि मैं सिर्फ इतना ही टाइम आपको दूंगी, फिर मैं नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाऊंगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो 10th वाला है, जो 10th वाला स्टूडेंट है, उसमें क्या हो गया कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, उसको जो मैं रिप्लाई दूंगी, उसके जो मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगी, वो मैं जल्दी कराऊंगी, ठीक है। और अगर मैं क्या करती, अगर 5 के 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट वाले के मैं 5 क्वेश्चंस पहले चेक करती, सोल्व कराती, अगर उसको समझ नहीं आते मैं उसको दोबारा से, यानी कि फर्स्ट वाले को अगर मैं प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट जब तक वो नहीं हो जाता, तब तक अगर मैं
उसको ही एग्जीक्यूट करती रहती है। जो आपका 10th वाला प्रोसेस था, 10th वाला जो स्टूडेंट था, उसको रिप्लाई क्या हो जाता आपका, डिले हो जाता। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम आपका कम हो जाता है, और जो आपका सीपीयू है वो क्या होगा, उसकी जो आइडलनेस होती है, यानी कि सीपीयू की जो आइडलनेस होती है, जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू क्या हो रहा था, फ्री बैठ रहा था, इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका सीपीयू फ्री नहीं होता। वो फर्स्ट वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करता है, सेकंड वाले पे मूव करता है, सेकंड वाले को एग्जीक्यूट करने के बाद वो थर्ड वाले पे आपका मूव कर जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम शेयरिंग। तो ऐसा आपका काम करता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ आपका आ जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होगा कि दिस सिस्टम्स रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज द डेटा। क्या करेगा, कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा डेटा को मैनेज करने के लिए यूजर्स को, ग्रुप्स एंड सिक्योरिटीज, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्क फंक्शंस जो आपके होते हैं। सेकेंड आपका आ जाता है दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ शेयर एक्सेस टू फाइल। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, एक्सेस कर सकते हो अपनी शेयर फाइल को, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्क फंक्शंस ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। थर्ड आपका आ जाता है one more important aspect of network operating system is that all the users are well aware of underlying the configurations of the users within the network, their individual connections of computer। क्या होता है इसमें, इसमें जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक सर्वर यानी कि एक सेंट्रलाइज कंट्रोल इस पर आपका चलता है। सर्वर और हब से आपके क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि नेटवर्क के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को ऑपरेट कर सकते हैं सारे सिस्टम्स जो भी आपके किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क में कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपकी फर्स्ट आ जाती है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर जो हमारी होती है वो होती है आपकी सिंपल स्ट्रक्चर operating system structures like that of early systems such as MS-DOS lacks a well-defined separation of functions and can be valuable to crash from the users। जो आपकी सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसको डिजाइन करते हुए ये ध्यान में रखा गया था कि लीस्ट स्पेस यूज हो और ज्यादा फंक्शनैलिटी को किया जा सके। इसके अंदर आपकी स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसको बेसिकली किसी भी लेयर या मॉडल्स में डिवाइड नहीं किया गया है। इसमें जो भी आपके इंटरफेस होते हैं वो आपका डायरेक्ट कनेक्ट होता है हार्डवेयर से, तो उसे हम सिंपल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, MS डॉक्स। ठीक है, जो आपकी सिंपल स्ट्रक्चर है वो क्या करती है, किसी भी लेयर या मॉड्यूल में डिवाइड नहीं किया गया है, और इसको बेसिकली डिजाइन करते हुए ये ध्यान में रखा गया था कि कम स्पेस में हम ज्यादा फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर पाए। और ये क्या होती है, जो आपके इसमें जो आपके सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें जो आपका क्या होता है, यूजर प्रोग्राम होता है या एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज से। इसमें लेयर बाय लेयर जो आपका प्रोसेस होता है वो परफॉर्म नहीं होता। एग्जाम्पल में आपका आ गया MS डॉक्स। नेक्स्ट हमारी जो लेयर आ जाती है वो है आपकी लेयर स्ट्रक्चर। जो आपकी क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आपकी स्ट्रक्चर है सेकंड, वो है आपकी लेयर स्ट्रक्चर। जो लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इनटू द लेयर्स विद हार्डवेयर at the bottom of each layer. Each layer of the operating system is responsible for the certain functions. That layer structure approach divides the operating system into the layers and give the users much more control over the system। हम बात कर रहे हैं आपके लेयर स्ट्रक्चर की। जो लेयर स्ट्रक्चर में आपकी सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में होती है, यानी कि लेयर बाय लेयर आपकी होती है।
अगर किसी भी यूजर प्रोग्राम को हार्डवेयर अगर किसी भी यूजर प्रोग्राम और हार्डवेयर रिसोर्सेज का यूज करना है तो उसको कई लेयर से होके गुजरना पड़ेगा। किसके अंदर? लेयर स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे पहले सिस्टम के पास जाएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट के पास जाएगा, फिर वो मेमोरी मैनेजमेंट के पास जाएगा, उसके बाद वो हार्डवेयर तक पहुंच पाता है। ऐसे बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है जो उसको परफॉर्म करनी होती है। लेयर बाय लेयर प्रोसेस आपका चलता है लेयर स्ट्रक्चर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर जिसको फ्लो फॉलो करके एक यूजर प्रोग्राम हार्डवेयर रिसोर्सेज का यूज करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेयर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? जो लेयर स्ट्रक्चर है उसमें सारी की सारी चीजें क्या होती है? एक सिस्टमेटिक वे में आपकी कनेक्ट होते हैं, यानी कि लेयर बाय लेयर आपका प्रोसेस चलता है। और लेयर बाय लेयर में वो क्या करेगा? पहले जैसे कि आपका सिस्टम के पास हो जाएगा, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट होगा, फिर मेमोरी मैनेजमेंट होगा, ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस को से होते हुए उसको जाना पड़ेगा। बा, बाद वो सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वो हार्डवेयर तक पहुंच पाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर जिनको फॉलो करके एक यूजर प्रोग्राम जो होता है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज का यूज कर पाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? हमारी लेयर स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कॉलेज का ही एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, अगर आपको कोई किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरीज होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप अपने कोऑर्डिनेटर के पास जाते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो उनसे। अगर उनसे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता तो आप क्या करते हो? आप एचओडी सर के पास जाते हो या एचओडी मैम के पास जाते हो, आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स या इंक्वायरी आप उनसे शेयर करते हो। फिर वो क्या करते हैं? अगर वो बोलते हैं कि आप डायरेक्टर सर से बात करो तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टर सर के पास जाते हो, फिर डायरेक्टर सर से आप बात करते हो, फिर डायरेक्टर सर क्या बोले कि आप चेयरमैन सर के पास जाओ, तो फिर आप क्या करते हो? आप चेयरमैन सर के पास जाते हो, आप वहां पे क्या करोगे? अपनी इंक्वायरी और प्रॉब्लम्स को रखोगे उनके सामने। तो क्या हो रहा है? एक लेयर बाय लेयर, एक सिस्टम बाय सिस्टम आपका प्रोसेस चल रहा है कि पहले आपको किसके पास जाना है? कोऑर्डिनेटर के पास जाना है, फिर आप एचओडी के पास जाते हो, फिर आप डायरेक्टर सर के पास जाते हो, और देन आपका लास्ट क्या आ जाता है? चेयरमैन सर। तो आप उनके पास जाते हो। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है, यानी कि लेयर बाय लेयर वर्क आपका हो रहा है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेयर स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम चलते हैं इनकी एडवांटेज पे और डिसएडवांटेज में। अगर हम एडवांटेज की बात करें लेयर स्ट्रक्चर की, तो मॉड्यूलरिटी होता है, सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी, इंप्रूव करता है सिक्योरिटी को, और एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी ओवरहेड हो जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है लेयर को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शंस होता है, अलग अलग फंक्शंस वो परफॉर्म करती है। लेस फ्लेक्सिबल होता है, और क्या हो जाता है? लेयर बाय लेयर अगर आप काम करते हो तो एग्जीक्यूशन आपका स्लो होता है। अगर आपका क्या होता है? हार्डवेयर रिसोर्सेज से इंटरेक्ट कर पाते हो। लेकिन लेयर सेक्शन में आपको लेयर बाय लेयर काम करना होता है, तो इसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेस फ्लेक्सिबल होगा, स्लो एग्जीक्यूशन होगा आपका, और कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी ज्यादा होगी लेयर को डिफाइन करने के लिए। तो ये हमारी कुछ एडवांटेज और एडवांटेज थी लेयर स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग कि मल्टी प्रोग्रामिंग आपका क्या होता है और मल्टीटास्किंग आपका क्या है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कैन बी simply illustrated as more than one programs is presented in the main memory and any one of them can be kept in execution. This is basically used for better executions of resources. These systems were not efficient as CPU was not used efficiently. The ideas of the multi-programming is to assign CPU to other process while the current process might not to finish. This has the below advantage. हम किसकी बात कर रहे हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हम रैम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को लेकर आए। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? रैम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को लेके आते हैं, तो उनको हम शेड्यूल कैसे करें? ठीक है, अब क्या बात आती है? हम लोग रैम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस को लेके तो आ गए, मल्टी प्रोसेस को हम लोग लेके तो आ गए, लेकिन हम इसको शेड्यूल कैसे करें? ठीक है,
तो जो आपका मल्टी प्रोग्राम होता है वो आपका नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब है अब कि अगर हमने P1 यानी कि प्रोसेस 1 को रैम से निकालकर सीपीयू को दिया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सीपीयू P1 को पूरा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जब तक सीपीयू P1 यानी कि प्रोसेस 1 को पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लेता तब तक वो नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव नहीं करेगा, यानी कि P2 P3 P4 उस पे मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो सीपीयू है उसकी आइडलनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। कम कैसे हो रही है कि ये क्या करेगा, जब लेट्स से हम एग्जांपल से समझते हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और हर एक स्टूडेंट के पास 5 क्वेश्चंस है टू सोल्व। ठीक है, तो अगर मैं हैज अ सीपीयू वहां पर हूं तो अब मैं स्टूडेंट 1 के पास जाऊंगी और उसके 5 क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करूंगी। ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगी, नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसके पास मूव करूँ। लेकिन यहाँ पे सिचुएशंस ये आ जाती है कि अगर आपका जो प्रोसेस 1 है यानी कि जो आपका स्टूडेंट 1 है उसके अगर मैं 5 क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ, लेकिन अगर वो मुझे बीच में ये बोल देता है कि आई वांट टू गो फ्रॉम वॉशरूम्स या मुझे पानी पीने जाना है, तो फिर ठीक है, मैं उसको क्या बोलूंगी कि ठीक है चला जा, और मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव कर जाऊंगी। जबकि जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम पे सीपीयू नेक्स्ट वाले पे मूव नहीं करता था, वो फर्स्ट वाले का ही वेट करता था पूरा एग्जीक्यूट होने में। लेकिन जो आपका मल्टी प्रोग्राम है वो क्या करेगा, वो जब तक फर्स्ट वाला क्या कर रहा है वापिस आता है तब तक वो क्या करेगा, सेकंड वाले पे मूव करेगा और उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही हमारा क्या काम करता है, मल्टी प्रोग्राम काम करता है कि जब तक आपका क्या हो जाता है, जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है वो आपने क्या कर दिया, रैम से निकाल के सीपीयू को अगर आपने दे दिया है, तो अगर जब तक फर्स्ट वाला जो आपका प्रोसेस है वो सीपीयू को ये नहीं बोल देता कि मुझे कोई रीड या राइट करना है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस करना है कि नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव करना है, तब तक सीपीयू प्रोसेस 1 को ही एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आपका सीपीयू है, सीपीयू की जो आइडलनेस है वो आपकी कम हो जाती है मल्टी प्रोग्राम के अंदर। अब हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें तो हमने पीछे पढ़ा है कि हम इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लॉजिकल एग्जीक्यूशन extension sorry of a multi-programming operating systems. Through these systems users can run multiple programs and tasks simultaneously without losing data. The operating system keeps tracks of each jobs and allow you to switch between the jobs without allowing the data to be lost. All the modern operating systems have computer multitasking capabilities, so multiple programs can run smoothly without an interface. अब हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग क्या है हमारा, टाइम शेयरिंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हम क्या करते हैं, हम टाइम शेयर कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। कि जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने हर एक स्टूडेंट को 10 स्टूडेंट बैठे हुए थे, हर एक स्टूडेंट को 5 क्वेश्चंस दिया था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे थे कि पहले एक स्टूडेंट के 5 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, फिर हम सेकंड पे मूव करेंगे, फिर हम सेकंड वाले के 5 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, फिर हम लोग थर्ड वाले पे मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मल्टीटास्किंग के अंदर हम लोग टाइम शेयर कर देते हैं, यानी कि हमने बोल दिया कि फर्स्ट कि हम सबके क्या करेंगे, 2 क्वेश्चंस क्या करने हैं, सोल्व कराएंगे। तो हम पहले क्या जाएंगे, अगर मैं एज अ सीपीयू वहां पे वर्क कर रही हूँ तो मैं पहले फर्स्ट वाले स्टूडेंट के पास जाऊंगी, उसके 2 क्वेश्चन सोल्व कराती हूँ, फिर मैं सेकंड वाले के पास मूव कर जाऊंगी, उसके 2 क्वेश्चन में सोल्व कराती हूँ, फिर मैं थर्ड वाले के पास मूव कर जाऊंगी, तो इसमें मैं थर्ड वाले के क्या कराती हूँ, 2 क्वेश्चन सोल्व कराती हूँ। ऐसे ही जो आपका जो 10th नंबर पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसके पास क्या हो जाएगा, उसके पास में जल्दी से, यानी कि उसको मैं जल्दी से रिप्लाई दे पाऊंगी अगर मैं सारे के सारे स्टूडेंट को क्या कर देती हूँ, टाइम शेयर कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं टाइम शेयर नहीं करती तो मैं जो 10th वाला स्टूडेंट है उसको रिप्लाई क्या कर पाऊंगी, उसको रिस्पॉन्स लेट दे पाऊंगी, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट के पहले 5 क्वेश्चन क्या करा रही हूँ, सोल्व करा रही हूँ, तब तक करा रही हूँ जब तक उसको वो समझ नहीं आ जा रहे। तो इसमें क्या होता है, जो आपका मल्टीटास्किंग होता है इसमें हम लोग टाइम शेयर कर देते हैं, और टाइम शेयर करने से क्या हो जाता है, जो आपका रिस्पॉन्स टाइम होता है वो आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाता है, कि आप फास्ट क्या कर पाओगे, रिस्पॉन्स दे पाओगे।
तो ऐसे आपके वर्क करता है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिफरेंस क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टीटास्किंग, तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। इन मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेस रन करंटली एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल प्रोसेस। सिंगल प्रोसेस में मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टी प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग इज व्हेन मोर देन वन टास्क इज एग्जीक्यूट एट अ सिंगल टाइम। सिंगल टाइम में हम मोर देन वन टास्क को एग्जीक्यूट करा देते हैं यूटिलाइजिंग द मल्टीपल सीपीयूज को यूटिलाइज करके। जो आपका सेकंड आ जाता है, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टेस्ट स्विचिंग। ये जो आपका कंसेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो आपका बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ कंटेस्ट स्विचिंग के ऊपर। और जो आपका मल्टीटास्किंग है वो आपका टाइम शेयरिंग के ऊपर कंसेप्ट बेस होता है। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग। थर्ड आपका आ जाता है मल्टीपल प्रोसेस रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी stimulously to improve the CPU utilization so that CPU does not sit idle for a long time। इसमें क्या होता है, CPU लंबे टाइम के लिए फ्री नहीं रहता है, ठीक है। इट इनेबल्स एग्जीक्यूशंस ऑफ मल्टीटास्क एंड प्रोसेस एट द सेम टाइम टू इंक्रीज द, इसमें क्या हो जाती है, मल्टीटास्किंग के अंदर CPU की परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है, जैसे हमने पीछे बात की थी इसके बारे में। इट यूटिलाइज द सिंगल CPU फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल सीपीयू को यूटिलाइज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। इट यूटिलाइज द मल्टीपल सीपीयूज को करते हैं क्या करने के लिए, फॉर टास्क एलोकेशंस। नेक्स्ट आपका आ जाता है, इट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। ये ज्यादा टाइम लगा देता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जो आपका मल्टीटास्किंग होता है उसका क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होता है। तो यानी कि ये क्या करेगा, ये लेस टाइम करता है टू एग्जीक्यूट द टास्क और प्रोसेस, ठीक है, टास्क और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। द आइडिया इज टू रिड्यूस द सीपीयू आइडल टाइम फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जो क्या कर देता है, ये टाइम को रिड्यूस कर देता है, सीपीयू के आइडल टाइम को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और जो आइडिया इज अलाउ द मल्टीपल प्रोसेस पे अगर हम बात करें तो रन स्मूथली विन टाइम शेयरिंग। ये क्या करता है, ये टाइम शेयर कर देता है किसके अंदर, आपकी मल्टीटास्किंग के अंदर। अब हम बात करते हैं सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में कि सर्विसेज क्या है आपके। सर्विसेज में आपका फर्स्ट आ जाता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर इंटरफेस यानी कि यूआई रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपके प्रोग्राम हो गए, डिवाइसेस हो गया, दैट अलाउ अ यूजर टू एंटर एंड सर्विस इंफॉर्मेशन। जो क्या करता है, एंटर करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को। अ टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस सी द इमेज टू द लेफ्ट डिस्प्ले, जैसे टेक्स्ट हो गया, एंड इट्स कमांड्स आर यूजुअली टाइप ऑन द कमांड लाइन यूजिंग अ कीबोर्ड, ठीक है। सेकंड आपका आ जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या होगा, सर्वर टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू रन अ प्रोग्राम्स, ठीक है। बोथ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी लोडेड इन द, सारी की सारी जो आपके डेटा हो गए, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन हो गए, सारी आपकी किसमें लोड हो जाती है, मेन मेमोरी के अंदर। थर्ड आपका आ जाता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में आपका क्या होगा, रेफर्स टू द डेटा सिग्नल्स क्या सेंड हो रहे हैं, सेंड आउटपुट डिवाइसेस से इन रेस्पॉन्स टू द, और डेटा इनपुट आपका क्या जा रहा है, द डेटा फ्लो फ्रॉम द कंप्यूटर टू द आउटपुट डिवाइसेस। के डेटा आपका फ्लो हो रहा है कंप्यूटर के अंदर आउटपुट डिवाइसेस से, एंड वेयर इट इज एग्जीक्यूटेड एंड प्रोसीड, और कहाँ पे वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और प्रोसीड हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर। फोर्थ आपका मैनिपुलेशन में क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अ फाइल रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, ठीक है। कंप्यूटर्स में स्टोर फाइल्स और द डिस्क को क्या करेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज में आपका क्या करेंगे, जो कंप्यूटर है वो फाइल को स्टोर कर लेगा फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज पर्पस के लिए। सम एग्जांपल जैसे कि आपकी मैग्नेटिक टेप्स हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होगा जैसे सीडी और डीवीडी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिफ्थ कम्युनिकेशंस। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन चेंज ऑफ अकॉर्डिंगली द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, अक्रॉस द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। ये क्या करता है, जो कंप्यूटर एक दूसरे से क्या हो, कनेक्ट हो, यानी कि नेटवर्क में कनेक्ट हो, और वहां पे वो क्या कर पाता है, डेटा को या फिर किसी भी प्रोग्राम्स को इजिली ट्रांसफर कर पाता है, ट्रांसमिट कर देता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मैसेज पासिंग एंड शेयर द मेमोरी आर यूज्ड टू एनकम्प्लीट द कम्युनिकेशन।
सिक्स आपका आ जाता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में आपका क्या होता है, एन एरर इन अ डिवाइसेस कैन केस द एंटायर डिवाइसेस टू मैलिफिकेशंस। डिवाइस जैसे कि क्या हो गया कि कुछ एरर आ गई, ठीक है, सर्वर्स फेलियर हो गया या डिवीजन बाय जीरो, या फिर क्या हो गया कि मतलब जो आपका नंबर ऑफ बिट्स में चेंज होना था वो गलत हो गया है, आपका एरर डिलीशन आपकी आ जाती है, फिर मेमोरी एरर आपका आ जाता है। तो अटेम्प्ट्स टू एक्सेस द रिस्ट्रिक्शंस मेमोरी रीजंस एंड अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आर, ठीक है। सेवेंथ आपका आ गया रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्सेज एलोकेशन में आपका होता है रिसोर्सेज एलोकेशन प्रेजेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इन जनरली कंप्लीशंस बिटवीन द वेरियस प्रोसेस, ठीक है। एट आपका आ जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपका है टू इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव करता है। एंड ऑपरेटिंग डिवाइसेस कलेक्ट द यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड को क्या करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है फॉर अ वेराइटी ऑफ एस्पेक्ट्स एंड ट्रैक्स ओवरऑल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को क्या करेगा, ट्रैक करके रखता है। एंड रिस्पॉन्सिव टाइम, ठीक है, दिस पर्सन्स रिकॉर्ड्स आर यूजुअली फॉर फीचर्स अपग्रेड्स एंड डिवाइस एडजस्टमेंट टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या करके रखता है कि कौन सा प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, किस पाथ से वो जा रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन रखता है और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को अपनी। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रियल टाइम, ठीक है, कि हार्ड रियल टाइम क्या होता है और सॉफ्ट रियल टाइम आपका क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ड रियल टाइम क्या होता है, हार्ड रियल टाइम में आप लोग टाइम डिले नहीं कर सकते हो, लेकिन जो सॉफ्ट रियल टाइम है उसमें आप कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हो, डिले हो सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपके हार्ड रियल टाइम आपका क्या होता है और सॉफ्ट रियल टाइम क्या है आपका। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका फर्स्ट आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम जो आपका होता है हार्ड रियल टाइम का वो हार्ड होता है और सॉफ्ट रियल टाइम का सॉफ्ट होता है। और जो पीक लोडेड होता है, पीक लोडेड में क्या होगा, जो इसमें परफॉर्मेंस होती है वो प्रिडिक्टेबल्स होती है और वो डिग्रेडेड होती है सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर। जो एरर डिटेक्शन होता है, एरर डिटेक्शन जो हार्ड रियल टाइम के अंदर सिस्टम से होता है और सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर यूजर से होता है। जो आपकी सेफ्टी होती है वो क्रिटिकल होती है इसके अंदर, और जो सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर जो आपकी सेफ्टी होती है वो क्या होती है, आपकी नॉन क्रिटिकल होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी में क्या होता है कि कांस्टेंट आपका क्या जो डेटा है आपका वो क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट मैनर में डिलीवर होना चाहिए। यानी कि रियल टाइम में आपका जो रिडंडेंसी है वो एक्टिव रहती है और इसमें आपकी क्या होती है, स्टैंड बाय होती है सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइम ग्रेनुलरिटीज की, तो इसमें मिली सेकंड में होता है और इसके अंदर सेकंड में आपका चलता है। जो डेटा फाइल्स होते हैं, जो डेटा फाइल्स होती है हार्ड रियल टाइम के अंदर, हार्ड रियल टाइम के अंदर आपकी जो डेटा फाइल्स होगी वो स्मॉल और मीडियम होगी। लेकिन अगर आप सॉफ्ट रियल टाइम की बात करते हो तो इसमें आपकी जो डेटा फाइल्स है वो आपकी लार्ज होती है। तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन द हार्ड रियल टाइम एंड द सॉफ्ट रियल टाइम, ठीक है। जैसे कि रिस्पॉन्स टाइम क्या रहने वाला है आपका, पीक लोडेड क्या है, इसमें एरर डिटेक्शन कैसे होती है, सेफ्टी क्या है, रिडंडेंसी क्या है, टाइम क्रिमिनलिटी क्या होती है और डेटा फाइल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम के बीच में डिफरेंस आपका क्या होता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक प्रोसेस। बात करते हैं कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग के बीच डिफरेंस क्या है। उससे पहले हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक प्रोसेसिंग की, तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में जो सारे के सारे सीपीयू को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। यानी कि जो एसिमेट्रिक होता है उसमें एक मास्टर सीपीयू होता है जो सारे सीपीयू को क्या करता है, एक्सेस करता है। यानी कि हर एक सीपीयू को क्या इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर। ओनली अ मास्टर प्रोसेसर्स रन द टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की, तो इसमें हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअली, इसमें जो हर एक प्रोसेस होता है वो इंडिविजुअली वर्क करता है। सभी प्रोसेस एक मेन मेमोरी से कनेक्ट होते हैं और टोटली जो इनपुट और आउटपुट को एक्सेस कर सकते हैं, सभी जब भी एक्सेस करना चाहे तब, ठीक है।
सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा आपका, ओ सॉरी, एसिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, एक मास्टर सीपीयू होता है जिसके थ्रू हम लोग अदर सीपीयू को एक्सेस करते हैं, यानी कि सारे सीपीयू को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। ओनली अ मास्टर प्रोसेस रन द टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर हम बात करें सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर, तो इसमें हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअली वर्क करता है, सभी प्रोसेस एक मेन मेमोरी से कनेक्ट होते हैं, और टोटली अगर वो इनपुट आउटपुट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो जब भी एक्सेस करना चाहे वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग इज अ टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग वेयर ईच प्रोसेस इज सेल्फ शेड्यूलिंग, यानी कि हर एक प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, सेल्फ शेड्यूलिंग होता है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका क्या है। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट आपका आ जाता है रिलेशंस, पैरामीटर्स है इसके कुछ, सिमेट्रिक प्रोसेसिंग और एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग। तो आपका क्या है, फर्स्ट आपका आ जाता है रिलेशंस। तो ऑल द प्रोसेस आर इक्वली एंड ट्रीटेड एज द सेम। इसमें एसिमेट्रिक में क्या हो जाता है कि सारे के सारे जो प्रोसेस होता है उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। लेकिन एसिमेट्रिक में जैसे हमने बात की कि नॉट ऑल द प्रोसेस आर इक्वल प्रेसिडेंट, यानी कि हर एक प्रोसेस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। अगर हम बात करें इसकी अप्रोच की, तो इट यूज द रीड क्यू अप्रोच, ये यूज करता है, ठीक है। Once a process gets free, it pick a job from the job. लेकिन अगर हम एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग की बात करें, इट फॉलोज द मास्टर स्लेव अप्रोच को वो फॉलो करता है। द मास्टर प्रोसेस असाइन द जॉब टू अदर अदर प्रोसेसर, वो असाइन करेगा, वो बताएगा कि इसको उसको एक्सेस करना है, तब वो क्या करते हैं, सीपीयू एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोसेस। अगर हम बात करें कॉस्ट के बारे में, तो इट इज कॉस्टली इन इम्प्लीमेंटेशन में, जो आपका एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग होता है वो कॉस्टली होता है, लेकिन इट इज कॉम्पिटिटिवली चीपर एंड इजी टू इंस्टॉल। लेकिन जो एसिमेट्रिक होता है वो आपका कॉस्टली भी नहीं होता और इजिली आप इसको क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क की अगर हम बात करें, तो ऑल द प्रोसेस कैन टेक पार्ट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी के, जो हर एक प्रोसेस होता है वो पार्ट ले सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में के टास्क में, किसके बेस पे, अवेलेबिलिटी के बेस पे, सिमेट्रिक प्रोसेसिंग के अंदर। लेकिन अगर हम एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क आर कैरिड ओनली बाय द मास्टर प्रोसेसर। इसमें सिर्फ किसका काम होगा, मास्टर प्रोसेसर की ही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस की, तो कम्युनिकेशंस में ऑल द प्रोसेस कम्युनिकेट्स बिटवीन देम यूजिंग द शेयर्ड मेमोरी। जो आपके प्रोसेस होगा कम्युनिकेशंस को किसके बीच में होगा, शेयर बिटवीन देम यूजिंग द शेयर्स एंड द मेमोरी। अगर हम इसमें बात करें एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग में, तो देयर इज नो कम्युनिकेशंस ओवरहेड, इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। ऑल द प्रोसेस आर कंट्रोल बाय द मास्टर प्रोसेस, सारे के सारे क्या हो गए, कंट्रोल हो गए, सारा प्रोसेस कंट्रोल होगा बाय द मास्टर प्रोसेसर के थ्रू। अगर हम इसमें डिजाइन की बात करें, तो सिमेट्रिक प्रोसेसिंग एक कॉम्प्लेक्स होता है डिजाइन करने में, लेकिन ये क्या होता है, एसिमेट्रिक इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये सिंपल होता है, इसलिए आप इसको अंडरस्टैंड कर पाते हो। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो ऑल द प्रोसेसर्स हैव द सेम आर्किटेक्चर, सारे के सारे जो प्रोसेसर होते हैं उसके क्या हो गया आपका, सेम आर्किटेक्चर होता है सिमेट्रिक प्रोसेसिंग के अंदर। लेकिन जो आपका सिमेट्रिक प्रोसेसिंग होता है उसमें जो आर्किटेक्चर होता है वो आपका क्या रहने वाले हैं, डिफरेंट रहने वाले हैं फॉर ईच प्रोसेसर के लिए। इफेक्ट इन फेलियर में आपका होता है, इन अ प्रोसेसर इज फेल्ड और स्टॉप वर्किंग द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर ड्रॉप्स। ये क्या करता है कि अगर आपका प्रोसेसर फेल हो जाता है तो वो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा वर्किंग ओवरऑल कैपेसिटीज को, जो ऑफ द कंप्यूटर ड्रॉप्स। लेकिन जो अगर आपका क्या हो जाता है एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग, उसमें अगर आपका मेस्ट फेल हो जाता है मास्टर प्रोसेस, तो इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर स्लेव प्रोसेस, एंड इफ द स्लेव प्रोसेस इफ टास्क आर स्विच टू, क्या करेगा, दूसरे को स्विच कर देगा, स्विच टू अदर, ठीक है। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन द सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग, ठीक है। किसके बेस पे हमने किया है, रिलेशंस, अप्रोच, कॉस्ट क्या रहने वाली है, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस, डिजाइन, आर्किटेक्चर एंड इफेक्ट इन फेलियर।
ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा है कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स हमने 5 तरह के आपके टाइप्स पढ़े हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड लास्ट था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा है आपका कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग आपका क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी ओवरऑल, अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर पढ़ी है। फर्स्ट आपकी होती है सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डायरेक्ट जो आपका यूजर प्रोग्राम होता है वो डायरेक्ट आपका कनेक्ट होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज से, यानी कि वो लेयर बाय लेयर अप्रोच नहीं करता। सेकेंड हमने बात की थी लेयर की, तो लेयर स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका वर्क होता है, यानी कि लेयर बाय लेयर आपका वर्क होता है, और हर लेयर का अपना क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस अपने परफॉर्म करती हैं। फिर हमने बात की थी रियल टाइम सर्विस के बारे में कि सर्विसेज आपकी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड सॉफ्ट रियल टाइम आपका क्या होता है। हार्ड रियल टाइम में हम लोग टाइम डिले नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में हम कुछ टाइम के लिए डिले हो सकते हैं। उसके बाद हमने बात की है डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग की। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में हमने पढ़ा कि जो सिमेट्रिक प्रोसेसिंग होते हैं इसमें हर एक जो प्रोसेस होता है वो इंडिविजुअली वर्क करता है, ठीक है। और जो आपका एसिमेट्रिक होता है इसमें आपका क्या होता है, एक मास्टर सीपीयू होता है जो हर एक क्या करता है, हर एक सीपीयू को एक्सेस करता है। तो ये हमने डिफरेंस पढ़ा था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।